हाँ जी, ठीक है, तो फिर चालू करते हैं। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी प्रथम पंक्ति की, ठीक है ना। एक बार विहंगावलोकन कर लीजिए। व्याप्ति दो तरह की होती है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति भी पुनः दो प्रकार की होती है, पूर्व पक्ष व्याप्ति और सिद्धांत व्याप्ति। हाँ, तो पूर्व पक्ष व्याप्ति जो है वो आपकी इसी ग्रंथ में दर्शाई गई है, ठीक है ना। वो पूर्व पक्ष व्याप्ति इसलिए चूंकि उसमें कहीं ना कहीं दोष रह जाता है। केवलान्वयी साध्य का जो स्थल है, कैसा स्थल, केवलान्वयी साध्य का जो स्थल है वहाँ पर दोष रह जाता है, जिसके कारण इसको पूर्व पक्ष व्याप्ति कहा गया है, ठीक है ना, मतलब खंडित हुई है। अंततो गत्वा सिद्धांततः हम लोगों ने सिद्धांत व्याप्ति जो कहते हैं, प्रतियोग्य समानाधिकरण इत्यादि, वो व्याप्ति को स्वीकार की है, ठीक है। और व्यतिरेक व्याप्ति में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है, वही साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम, यही व्याप्ति का लक्षण है, ठीक है। तो प्रकृति में हम पंच लक्षणी की चर्चा कर रहे थे, जिसमें 5 लक्षणों का विचार किया गया है। जैसे अभी एक आदमी ने जो आवृत्ति की पंच लक्षणी ग्रंथ की, उसमें 5 लक्षण आपको सुनाई दिए गए होंगे। बस यही 5 लक्षण हैं जिनके ऊपर विचार किया गया है इस ग्रंथ में, माथुरी में, ठीक है ना। उसमें प्रथम लक्षण पे कुछ ज़्यादा विचार हैं, बाकी चारों लक्षणों में बहुत थोड़ा थोड़ा विचार किया गया है। तो वो तो एक एक दिन में एक एक लक्षण भी हो जाएगा। केवल ये प्रथम लक्षण सही से समझ में आ गया तो मतलब आप समझ लीजिए कि पंच लक्षण ही समझ में आ गए, बाकी तो बहुत सरल है, छोटे छोटे उसमें है और बहुत छोटा छोटा और सरल है। तो अभी नन्वनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति ही, ये चिंतामणि ग्रंथ का आपको कल शब्दबोध करवाया था। एक बार फिर से ध्यान देंगे। अनुमितो अनुमिते है हेतु, अनुमिति हेतु, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद अनुमिति हेतु च तद व्याप्ति ज्ञानम, अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम, ये हो गया आपका कर्मधारय समास, ठीक। तस्मिन अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने, ये सप्तम्यंत एक पद बन गया है पूरा, ठीक है ना। मतलब अनुमिति का हेतु भूत जो व्याप्ति ज्ञान, अनुमिति का कारणीय भूत जो व्याप्ति ज्ञान, और व्याप्ति ज्ञाने में जो सप्तमी है वो सप्तमी का अर्थ है विषयत्व, ठीक है ना। तो व्याप्ति ज्ञान विषयी भूता व्याप्ति ही का ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। अनुमिति कारणीय भूत व्याप्ति ज्ञान विषयी भूता तिहिका, ठीक है ना। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कारणीय भूत और हेतु भूत ये जो बोल रहे हैं, उसमें भूत भूत क्या आ रहा है, तो वो जो बताना, वो आपको इतना बताने के लिए है कि यहाँ पर कर्मधारय समास किया गया है। अनुमिति कारणीय भूत जो व्याप्ति ज्ञान, मतलब उसका तात्पर्य क्या है, अनुमिति का कारण जो व्याप्ति ज्ञान। तो आप कोई और समास का भ्रम न कर ले कि हेतु हो व्याप्ति ज्ञानम या हेतु व्याप्ति ज्ञानम, इस प्रकार का भ्रम न हो जाए। साफ साफ आप समझे रहे कि यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है, इसलिए यहाँ पर कारणीय भूत हेतु भूत ऐसा बीच में शब्द बोल रहे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है उससे। तो अनुमिति कारणीय भूतम यद व्याप्ति ज्ञानम तद विषयी भूता व्याप्ति ही का, ये जिज्ञासा वाक्य का अर्थबोध हुआ सामान्य रूप से, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने चर्चा की थी, यहाँ पर अनुमिति पद से सामान्य अनुमिति नहीं लेनी, या तो यत्किंचित अनुमिति नहीं लेनी है, ठीक है ना। पर्वते अन्य अनुमिति नहीं लेनी है, अभी तो आपको कैसी अनुमिति लेनी है, यहाँ पर अनुमान अनिष्ठ प्रामाण्यानुमिति को ही लेना है, ठीक है ना। वहां पर अनुमिति का, अनुमान का स्थल क्या होगा, ये अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात्, ठीक है। चलिए सब लोगों ने पाठ लगाया ऐसा लग रहा है, इसी तरह से थोड़ा तैयारी करिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात्,
तो प्रमितिकरणता अवच्छेदक धर्मवत्व हेतु के द्वारा प्रामाण्य की हम सिद्धि कर रहे थे अनुमान में, ठीक है ना। तो ऐसा गंगेशोपाध्याय जी ने अनुमान का प्रयोग किया है इस ग्रंथ के पूर्व में, मतलब नन्वनुमिति हेतु वाला जो ग्रंथ चालू किया उसके पूर्व में ये अनुमान का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आई। अब वहां पर क्या किया उन्होंने, अनुमान में प्रामाण्य की सिद्धि की। क्या किया है, पंचलक्षणी ग्रंथ के पूर्व में क्या किया गया है, अनुमान में प्रामाण्य की सिद्धि की गई है, ठीक है ना। अनुमान का प्रामाण्य सिद्ध किया है। अब अनुमान के प्रामाण्य को सिद्ध करने के बाद ये जो पंचलक्षणी ग्रंथ उठाया नन्वनुमिति हेतु वाला, उसमें क्या संगति है ये देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। व्याप्ति का निरूपण चालू कर दिया आपने, पहले अनुमान का प्रामाण्य की सिद्धि कर रहे थे, उसके बाद आपने व्याप्ति स्वरूप निरूपण आरंभ कर दिया, तो उसमें क्या संगति है, कोई संगति तो जरूर होनी चाहिए। उसके लिए कल आपको बताया गया था कि इसमें कौन सी संगति है, उपोद्घात संगति, ठीक है ना। उपोद्घात संगति का लक्षण भी आप लोगों को लिखवा दिया था। क्या था वो लक्षण, हाँ, तो सीधे से लक्षण यदि बोलना हो तो यही बोलिए, प्रकृत सिद्ध्यनुकूल चिंता विषयत्वम, बस यही सीधा बोल दीजिए। और वो तो श्लोकात्मक आपको याद रह जाए इसलिए आपको बताया गया था, चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम विदुर्बुधा, ठीक है ना। तो याद रखिए सबको। तो चलिए, ये आपका उपोद्घात संगति है, ये तो निश्चित हो गया, ठीक है। अभी देखना है कैसे उपोद्घात संगति है, उपोद्घात संगति का लक्षण घटाना सब कुछ देखना है, तो वो सब देखेंगे। लेकिन इतना समझ में आया, उपोद्घात संगति है तो तभी बनेगी उपोद्घात संगति जब यहाँ पर अनुमिति पद से आप अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति लेंगे तभी क्या होगा, यहाँ पर उपोद्घात संगति बनेगी। हाँ, तो अनुमिति मतलब हो गया अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति ही। अनुमिति हेतु मतलब अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु, हेतु भूतम यदि व्याप्ति ज्ञानम है कि नहीं है, उस अनुमिति में भी तो व्याप्ति ज्ञान कारण होगा कि नहीं होगा, होगा। उसका विषयी भूत कौन होगा, व्याप्ति ज्ञान का विषय कौन होगा, सा का ये प्रश्न है, सा व्याप्ति ही का ये प्रश्न है आपके पास, ठीक है ना। तो अब पूरे का शब्द बोध हो गया, अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान विषयी भूता व्याप्ति ही का, ये बन गया, ठीक है। सब लोगों ने पाठ लगाया है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसमें कुछ था नहीं, इतना ही था। अब उसके बाद उसकी माथुरी टीका थी, माथुरी टीका में इस पंक्ति का अवतरण बनाया है। क्या कह रहे हैं, अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य स्वरूप निरूपणम आरभते। कहा आरभते, गंगेशोपाध्यायः आरभते। किम आरभते, व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते। किम कृत्वा आरभते, अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य आरभते। अवगतम, ठीक। तो अनुमान का प्रामाण्य निरूपण हो चुका है, अनुमान प्रामाण्य का निरूपण हो चुका है। अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात् यथा इंद्रियम इत्यादि ग्रंथों से वहां पर अनुमान में प्रामाण्य का, अनुमान के प्रामाण्य का निरूपण हो चुका है। वो निरूपण करने के बाद व्याप्ति स्वरूप निरूपण का आरंभ कर रहे हैं नन्व इत्यादि ग्रंथ से। बात समझ में आई, ठीक। तो यहाँ पर अब ये तो सामान्य अर्थ हो गया। निरूप्य में आपको बताया था, निपूर्वक रूप धातु का अर्थ होता है ज्ञानानुकूल व्यापार, ठीक है ना। और ल्यप प्रत्यय का अर्थ होता है ध्वंसकालीनत्वम। अब यह अनुमान प्रामाण्यम में ये सब पाठ हो चुका है, इसलिए संक्षेप में बोल रहा हूँ। अनुमान प्रामाण्यम में अनुमान प्रामाण्य पद के बाद द्वितीय विभक्ति थी, अम विभक्ति। वो अम विभक्ति का अर्थ आपको बताया गया था, विषयत्व अर्थ बताया गया था।
तो अनुमान प्रामाण्य विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन, इतना अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य का अर्थ हुआ। अब उसके बाद व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते, उसमें व्याप्ति स्वरूप निरूपणम में निपूर्वक रूप धातु, उसका भी वही अर्थ होगा, ज्ञानानुकूल व्यापार। अब व्याप्ति स्वरूप निरूपण मतलब व्याप्ति स्वरूप विषयक निरूपण, मतलब व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय विभक्ति है हम विभक्ति निरूपणम में, उसका भी अर्थ आपको बताया था, विषयत्वम अर्थः द्वितीयायाः, ठीक। उसका अन्वय हम करते थे आंग पूर्वक रब धातु का जो अर्थ है आद्य कृति, उसमें हमने अन्वय किया था। तो आंग पूर्वक रब धातु पर्यंत यदि ले जाए तो क्या शब्द बोध होगा, व्याप्ति स्वरूप निरूपण विषयक आद्य कृति ज्ञानान क्षम्यतां, व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार विषयक आद्य कृति। ये बना कि नहीं बना, ठीक है, हाँ ये बन गया। अब आरभते में आख्यात प्रत्यय है तो प्रत्यय, उसका अर्थ है आश्रयत्वम, ठीक है ना। तो आद्य कृत्याश्रय गंगेशोपाध्याय, ये सब अंतिम में बन जाएगा। ये देखिए दूसरी बात, नैयायिक लोग जब शाब्द बोध करते हैं तब कैसा शाब्द बोध वो मानते हैं, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते हैं। प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध का तात्पर्य है कि प्रथमांत जो पद उसका जो अर्थ होगा वही विशेष्य रहेगा शाब्द बोध में, ठीक है ना। प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध, परंपरा या विशेष्य तो बहुत कोई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य विशेष्य कौन रहेगा, प्रथमांतार्थ ही मुख्य विशेष्य रहेगा, ठीक है ना, शाब्द बोध में। तो प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्द बोध ये लोग मानते हैं, ठीक है ना। और जैसे वैयाकरण लोग क्या मानते हैं, व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्द बोध मानते हैं, ठीक है ना। जैसे राम गच्छति होगा तो क्या कहेंगे, राम कर्तृक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। तो यहाँ पर व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध हुआ कि नहीं हुआ। हाँ चलिए संक्षेप में बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें नहीं जाना, लेकिन समझ के रखिए कि वैयाकरण लोग क्या करते हैं, व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते हैं। उसी प्रकार मीमांसक लोग भावना मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते हैं, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग नैयायिक लोग क्या मानते हैं, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध। देखिए इसमें कोई गलती कर रहा है, प्रथमांत मुख्य विशेषक नहीं, विशेष्य अर्थ होगा, पद थोड़ी ना विशेष्य होता है। तो प्रथमांतार्थ विशेषक मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते, बात समझ में आई। तो इसमें भी हम यदि पंक्ति का वो करेंगे शाब्द बोध तो उसमें भी क्या होगा, प्रथमांतार्थ जो होगा वही मुख्य विशेष्य रहेगा। तो अभी यहाँ पर पंक्ति में अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते, इस पंक्ति में कर्ता का अध्याय करना है कि नहीं करना है। आरभते क्रिया का कर्ता कोई ना कोई होगा, तो आक्षेप होगा ना, बिना क्रिया का कोई कर्ता, बिना कर्ता की कोई क्रिया थोड़ी ना होती है। तो हम क्रिया के द्वारा क्या कर देंगे, कर्ता का आक्षेप कर लेंगे। तो कर्ता कौन है, गंगेशोपाध्याय, ठीक है ना। तो यही प्रथमांतार्थ कौन होगा, गंगेशोपाध्याय जो आचार्य हो चुके हैं, वही क्या होगा, प्रथमांत जो पद है गंगेशोपाध्याय, ये पद उसका अर्थ कौन होगा, वही मास पिंड मतलब आत्मा उनका, ठीक है ना। वही उन्हीं की आत्मा में गंगेशोपाध्याय नामक जो आत्मा है, ठीक है ना, उसी में तो कृति रहेगी, कृति का आश्रय तो आत्मा ही होता है, ठीक है ना। तो वही क्या होगा, मुख्य विशेष्य होगा प्रथमांतार्थ, ठीक है ना। चलिए तो अभी इस पूरे का शाब्द बोध अभी जो संक्षेप में हम लोग बोले हैं, कल भी किए थे, उसको एक बार फिर से दोहराएंगे। अनुमान प्रामाण्य विषयक
ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार विषयक आद्य कृतिमान गंगेशोपाध्याय। बना कि नहीं बना? ठीक, इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। और वो जो ध्वंसकालीनत्व अर्थ था ल्यप प्रत्यय का, वो ध्वंसकालीनत्व का अन्वय किसके साथ होगा? व्याप्ति स्वरूप निरूपण के साथ होगा। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, निरूप्य में जो ल्यप प्रत्यय का अर्थ ध्वंसकालीनत्व है, उसका अन्वय व्याप्ति स्वरूप निरूपण के साथ होगा, ठीक है ना। मतलब अनुमान प्रामाण्य विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन कौन सा व्यापार है? व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार है। अरे आद्य कृति नहीं, ध्यान से साथ में मत बोलिए, एक बार सुन लीजिए फिर बोलिए, है ना, गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, अनुमान प्रामाण्य विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन कौन सा व्यापार है? तो उसमें ध्यान दीजिए, ध्वंसकालीन व्यापार कौन होगा? व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार, ये उसका ध्वंसकालीन व्यापार है, ठीक है ना। मतलब ये व्यापार का ध्वंस हो गया। कौन से व्यापार का? अनुमान प्रामाण्य विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार का, इसका ध्वंस हो गया है। तत्कालीन व्यापार कौन होगा? व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार, ये ध्वंसकालीन व्यापार है, ठीक है ना। और ये जो व्यापार ध्वंसकालीन व्यापार है वो आरभते, ठीक है ना। मतलब तद विषय का आद्य कृतिमान गंगेशोपाध्याय। ठीक, अभी संक्षेप में हम लोगों ने सामान्य शब्दबोध किया है। अभी विशेष रूप से एक एक पद को किस संबंध से किसके साथ जोड़ रहे हैं ये सब बोलना है, ठीक है ना। तो चलिए अब चालू करते हैं। अनुमान प्रामाण्यम, हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, क्या प्रश्न था? हाँ 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 देखिए, नव्य और प्राचीन का जो आप भेद कर रहे हैं, ये जरूर हम कहते हैं कि गंगेशोपाध्याय जी ने नव्य न्याय का वो किया, ठीक है ना, प्रारंभ किया। लेकिन हम नव्य लोगों का मत है, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि गंगेशोपाध्याय से लेके वो विवक्षाधीन है। मतलब गंगेशोपाध्याय के बाद में भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं, तत्त आचार्यों के मत में ये मत है। ये तो इनके मत में तो कारणीभूत व्याप्ति ज्ञान ही है, एक ये समझ। दूसरी बात, यदि कहते भी है इनके मत में है तो इन्होंने हेतु कहा है, तो कारण तो है ही ना। करण किसको कहते? करण आप परामर्श को नव्य नैयायिक लोग भले माने, व्याप्ति ज्ञान कारण नहीं है क्या? ठीक है ना। करण भले हो असाधारणम कारणम करणम, तो करण भले परामर्श माने नव्य नैयायिक लोग, कारण तो है ना व्याप्ति ज्ञान, ठीक है ना। असाधारण कारण तो है ना, ठीक है ना। तो मतलब कारण तो है, उसने में तात्पर्य है, तो हेतु से कारण को ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि यहाँ हेतु कारण व्याप्ति ज्ञान को मान रहे हैं, तो नव्य और प्राचीन की उसमें मत पड़िएगा। लेकिन फिर भी यदि आप वो करते हैं तो आचार्य नव्य या तो ये करिए, नव्य नैयायिकों से तात्पर्य लीजिए इनके परवर्ती आचार्यों को। अब अपने पूर्व की अपेक्षा परवर्ती जो होगा वो नव्य ही तो होगा। ऐसा नव्य से वो नहीं है कि भाई मतलब नव्य यही है। जैसे व्याकरण में भी आप लोग देखते हैं, नव्य से हम लोग नागेश को नव्य कहते हैं, लेकिन दीक्षित के प्राचीन की अपेक्षा दीक्षित को भी हम नव्य कहते हैं, और नागेश की अपेक्षा दीक्षित को हम प्राचीन कहते हैं। जहाँ जैसा प्रसंग आए उसके अनुसार वहाँ नव्य और प्राचीन की वो होती है। ऐसा कोई मानक नहीं है कि यही नव्य है और यही प्राचीन है, ठीक है ना।
तो इसलिए उसमें वो घबराइएगा मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मान के चलिए कि अनुमिति का हेतु व्याप्ति ज्ञान है, यही मत को लेके चल रहा है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? और किसी को हाँ देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सारी विभक्तियां माना व्याप्ति स्वरूपस्य निरूपणम, व्याप्ति स्वरूप निरूपणम षष्ठी तत्पुरुष समास है, वहां पर भी षष्ठी का अर्थ वो कर्मणि षष्ठी ही है। यदि थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, वो कर्मणि षष्ठी ही है। वो षष्ठी का अर्थ विषयत्व ही है, व्याप्ति स्वरूप विषयकम निरूपणम, ठीक है ना। और निरूपणम में जो अम विभक्ति है उसका अर्थ भी विषयत्व ही है, ठीक है ना। लेकिन उस विषयत्व का अन्वय कहाँ हो रहा है? आंग पूर्वक रभ धात्वर्थ जो आद्य कृति है उसमें हो रहा है। और व्याप्ति स्वरूपस्य में जो लुप्त षष्ठी है, उस षष्ठी लुप्त षष्ठी का अर्थ जो विषयत्व अर्थ है, वो विषयत्व का अन्वय निपूर्वक रूप धातु का अर्थ जो ज्ञानानुकूल व्यापार है, तदक देश जो ज्ञान है उसमें हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखा करिए कि मतलब अर्थ तो सबका वो विषयत्व, अनेकों का विषयत्व अर्थ हो सकता है, लेकिन ध्यान इतना देना है किसका अन्वय किसके साथ है, ठीक है ना। अनुमान प्रामाण्यम में भी तो विषयत्व था, उसका अन्वय कहाँ था? निरूप्य का जो निरूप धात्वर्थ एक देश ज्ञान है उसमें अन्वय था, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान देना है, कोई बात नहीं, दोनों में विषयत्व अर्थ ही है, ठीक हुआ। इसलिए हम क्या बोले? व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार विषयक आद्य कृति, हाँ ठीक है ना, ऐसा। नहीं, वो जो है विषयत्व जो द्वितीय का अर्थ, वो अभी विस्तार से बताने वाला, कल थोड़ा वो हुआ था, मैंने कहा था कि वहाँ वैसे जनकत्व अनुकूलत्व भी कर सकते हैं द्वितीय, लेकिन वो विषयत्व को ही रखें, ठीक है ना। ठीक, आचार्यों का यही मत है कि वहाँ पर द्वितीय का अर्थ विषयत्व ही रखा जाए, ठीक, तो उसमें कोई हस्तक्षेप न करके, ठीक। क्या? हाँ यही होगा, यही होगा, यही होगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत पूछ लीजिए, है ना, ये संकोच मत करिए, वरना तो मैं यूट्यूब में भी तो डाल सकता हूँ, डाला ही है। अब उसमें डालने से ये होगा कि फिर प्रश्न पूछने में समस्या होगी, इसलिए, वरना वही करते, लेकिन प्रश्न में फिर समस्या होती है, इसीलिए मैंने ये कॉल वाला चालू किया। चलिए कोई बात नहीं, अभी चालू किया जाए। इतना हो गया सामान्य शब्द बोध। अभी हम लोगों को विशेष रूप से इस शब्द बोध में विचार करना है, एक एक पद का। अभी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तभी होगा। तो एक एक पद का किसका किसके साथ अन्वय हुआ, किस संबंध से हुआ, इतना हम लोगों को सोचना है। तो आइए क्रम से देखते हैं। निपूर्वक रूप धातु, निरूप्य में जो निपूर्वक रूप धातु है उसका अर्थ क्या है? ल्यप प्रत्यय का अर्थ क्या है? ध्वंसकालीन त्वम, ठीक है ना। अनुमान प्रामाण्यम में दो चीजें, अनुमान प्रामाण्य एक पद है और अम एक पद है, ठीक है ना। यहाँ पर अम पद है, इसका तात्पर्य आप लोग ये मत करिएगा कि सुप्तिंगंदम पदम होता है, अम पद कैसे हो गया? तो शक्तम पदम करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अम को भी पद कहेंगे और अनुमान प्रामाण्य को भी पद कहेंगे। इस तात्पर्य से यहाँ पद शब्द बोला जा रहा है, तो वैयाकरण लोग अन्यथा न ले। तो अनुमान प्रामाण्य में अनुमान प्रामाण्य का अर्थ क्या है? अनुमानस्य प्रामाण्यम, अनुमान प्रामाण्यम, यही आया षष्ठी तत्पुरुष समास, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अनुमानस्य प्रामाण्यम, अनुमान प्रामाण्यम, अनुमान निष्ठ प्रामाण्यम उसका अर्थ हो जाएगा। अनुमान प्रामाण्य का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुमान निष्ठ प्रामाण्यम। षष्ठी का निष्ठत्व अर्थ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अनुमानस्य प्रामाण्यम, अनुमान प्रामाण्यम।
षष्ठी का निष्ठत्व अर्थ कर दीजिए। तो अनुमान प्रामाण्यम मतलब अनुमान निष्ठ प्रामाण्यम, प्रामाण्य पर्यंत इतना आया, ठीक है ना। तो उसका अर्थ समझ में आया। जो विभक्ति है, जो पद है, उसका अर्थ क्या है? विषयत्व अर्थ है। क्या अर्थ है? विषयत्व अर्थ है। अब आपको वो विषयत्व का अन्वय किसका कहां पर होगा, आपको कल बताया था। देखिए ऐसे सही से बोलिए, ऐसे कुचुर कुचुर करने से नहीं होगा। ध्यान दीजिए, नी पूर्वक रूप धातु का अर्थ जो क्या है? ज्ञानानुकूल व्यापार, तदर्थैक देश, उसका एक देश जो ज्ञान है, उस ज्ञान में वो विषयत्व का अन्वय होगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो अब देखिए, अनुमान प्रामाण्य को हमको अनुमान प्रामाण्य पद का जो अर्थ है उसका अन्वय करना है अम विभक्ति अर्थ के साथ, अम पदार्थ के साथ अन्वय करना है। अम पदार्थ का नी पूर्वक रूप धात्वर्थ एक देश ज्ञान में अन्वय करना है। करना है कि नहीं करना है? तो अभी देखिए, अनुमान प्रामाण्य विषय का ज्ञान बोल रहे थे ना, शब्द बोध जब बोल रहे थे, तो द्वितीय का अर्थ आपने किया है विषयत्व अर्थ किया है। अब आप बताइए कि अनुमान प्रामाण्य का ज्ञान है, ऐसा है, उसमें विषय कौन होगा? विषय हुआ अनुमान प्रामाण्य, विषय हुआ, विषयत्व किसमें रहेगा? विषयत्व रहेगा अनुमान प्रामाण्य में, विषयता रहेगी अनुमान प्रामाण्य में। समझ में आ रहा है ना? विषयत्व कहिए विषयता कहिए, दोनों एक ही बात है। अब विषयत्व का किस संबंध से रहेगा विषयत्व अनुमान प्रामाण्य में? स्वरूप संबंध से रहेगा। विषयत्व विषयता ये सब किस संबंध से रहते हैं? विषय में स्वरूप संबंध से रहते हैं। ठीक हुआ? आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको संक्षेप में बता रहा हूँ। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत बता दीजिएगा। अब पूरा तर्क संग्रह की बात तो यहाँ से नहीं उठाएंगे ना। अब यह आपको नहीं चालू कर पाएंगे कि अब विषयता और विषय क्या होता है। अब ये सब पता होना चाहिए। पंचलक्षणी का पाठ पढ़ रहे, लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, तो बता दूंगा। तो चलिए, अनुमान प्रामाण्य, यहाँ पर विषय हो गया अनुमान प्रामाण्य। विषयत्व किस में रहेगा? किस संबंध से रहेगा? ठीक, तो विषयत्व तो अद्वितीय अर्थ जो विषयत्व है उसको यदि अनुमान प्रामाण्य में रखना है तो वो तो स्वरूप संबंध से रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको अनुमान प्रामाण्य को ले आना है विषयता में। किस में ले आना है? विषयता में। द्वितीय अर्थ जो विषयता है उसमें ले आना है। अनुमान प्रकृति अर्थ जो अनुमान निष्ठ प्रामाण्य है, उसको द्वितीय का अर्थ जो क्या है विषयत्व, उसमें ले आना है। तो किस संबंध से आएगा? आधेयत्व संबंध से आएगा। ठीक है ना? आधेयत्व संबंध से आएगा। यहाँ देखिए दूसरी बात, दो चीजों का जो संबंध होता है वो उसमें एक पदार्थ दूसरे में रहेगा। जैसे घटवत भूतल में है तो घट भूतल में रहता है, संयोग संबंध से रहता है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक। अब भूतले घटा किसी ने कहा आपको, भूतले घटा, तो उसमें भूतल को आपको घट में ले जाना है। मान लीजिए भूतल को घट में ले जाना है, तो किस संबंध से ले जाएंगे? आधेयत्व संबंध से ले जाएंगे। ठीक है ना? अनुयोगी वृत्ति धर्म ही संबंध माना जाता है। ठीक है ना? क्या मानते हैं? संबंध ये अनुयोगी वृत्ति जो धर्म होता है वही संबंध होता है। देखिए भूतले घट में भूतल और घट दो चीज है, एक आधार है एक आधेय है। कौन आधार है कौन आधेय है? भूतल आधार है और घट आधेय है। ठीक का? ठीक है ना? एक में आधेयता रहेगी, एक में आधारता रहेगी। किसमें क्या रहेगा? भूतल में आधारता रहेगी, घट में आधेयता रहेगी। ठीक हुआ?
अब देखिए दोनों में क्या क्या धर्म रह रहे आपको पता है ना, किसमें आधे था किसमें आधार था। अब भूतल एक घट है, ये वाक्य है आपका। अब भूतल एक घट जब वाक्य है तो आपको भूतल का अन्वय करना है घट में, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध करना है आपको। तो घट प्रथमांत है, तो घट का अर्थ जो कम्बुक वही प्रथमांत, वही मुख्य विशेष्य होगा। तो आपको भूतल को ले जाना है घट में, शब्द बोध में, ठीक है ना। तो भूतल को घट में ले जाना है। अब किस संबंध से लिया जाए, तो आपको अभी एक पंक्ति बताई गई, अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। अश्विनी जी समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध, किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए, अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। मतलब क्या है, अनुयोगी में रहने वाला जो धर्म है वही क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अनुयोगी जिसमें आपको अन्वय करना है वही अनुयोगी होगा। भूतल एक घटा में भूतल का अन्वय कहाँ पर करना है, तो किस में अन्वय करना है आपको, घट में अन्वय करना है। तो घट ही अनुयोगी हुआ, ठीक है ना। शब्द बोध में अभी अनुयोगी कौन हो रहा है, घट ही अनुयोगी हो रहा है। शब्द बोध में कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अनुयोगी कौन हो रहा है शब्द बोध में, घट हो रहा है। अनुयोगी में कौन सा धर्म रह रहा है, आधेयत्व के आधारत्व, आधेयत्व धर्म रह रहा है, वही आधेयत्व धर्म संबंध हो जाएगा। बात समझ में आई? तो भूतल का अन्वय घट में किस संबंध से होगा, भूतल एक घटा इस वाक्य में आधेयत्व संबंध में। भूतल एक घटा ये वाक्य से जो शब्द बोध होगा उसमें भूतल का अन्वय घट में किस संबंध से हुआ महाराज जी, आधेयत्व संबंध से हुआ। बात समझ में आई नहीं? चलिए आप लोग तो पढ़े हैं, सब लोगों को ध्यान है, केवल थोड़ा अनभ्यास होने के कारण कोई बोल नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बनाए रखे, यही सब चीजें पूरे न्याय शास्त्र में है। एक जगह का समझी के याद रख दिया तो फिर पूरा ग्रंथ में काम आएगा। आप लोग तर्क संग्रह में पढ़े तो कहे कि अब चलिए छोड़ देते, अभी तो पंचलक्षण ही पढ़नी, ऐसे थोड़ी चलेगा। थोड़ी तर्क संग्रह की आवृत्ति बना के रखिए, ठीक है। चलिए तो अभी प्रकृति में आइए, अनुमान प्रामाण्य, अनुमान प्रामाण्य ये जो प्रकृति है और अम ये प्रत्यय है। तो अनुमान प्रामाण्य जो पद है उसका अर्थ क्या है, अनुमान निष्ठ प्रामाण्य, ठीक है ना। और अम जो पद है उसका अर्थ है विषयत्व। अब सीधे देखने जाए तो विषयत्व किस में रह रहा है, अनुमान प्रामाण्य जो विषय है उसमें रह रहा है। अनुमान निष्ठ प्रामाण्य यही विषय है, ज्ञान का विषय कौन है, अनुमान निष्ठ प्रामाण्य। इसी में क्या रहेगा, विषयता रहेगी, स्वरूप संबंध है ना, विषयत्व रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हमको शब्द बोध में अनुमान प्रामाण्य को विषयत्व में ले आना है, ठीक है ना। तो किस संबंध से आएगा, आधेयत्व संबंध है ना आएगा, ठीक है ना, सही समझे। तो आधेयत्व संबंध है ना, आधेयत्व बोलिए, निष्ठत्व बोलिए, वृत्तित्व बोलिए, सब एक ही चीज है, सब पर्याय है, ठीक है ना। आधेयत्व, निष्ठत्व, वृत्तित्व ये सब एक ही चीज है, ठीक है ना। तो अनुमान निष्ठ प्रामाण्य ये प्रकृति अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, उसमें भी निष्ठ आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको अलग रखिए, वो प्रकृति का अर्थ है। अनुमान प्रामाण्य ही बोलिए, चलिए छोड़िए, अनुमान प्रामाण्य ही है, उसका अन्वय करना है आपको किसमें, अम विभक्ति अर्थ जो विषयत्व है उसमें। किस संबंध से करेंगे, निष्ठत्व संबंध है ना करेंगे, आधेयत्व संबंध है ना करेंगे, वृत्तित्व संबंध है ना करेंगे, जो भी कहिए एक ही बात है, ठीक। तो क्या होगा इतने का, अनुमान प्रामाण्य निष्ठ विषयत्वम, विषयता, बस इतना हुआ। अनुमान प्रामाण्य निष्ठ विषयता कितने का अर्थ हुआ है, अनुमान प्रामाण्यम इतने का अर्थ हुआ, अनुमान प्रामाण्य निष्ठ विषयता। बात समझ में आई? चलिए अब उस विषयता का अन्वय करना है कहाँ पर, निपूर्वक रूप धात्वर्थ एक देश जो ज्ञान है उसमें करना है अन्वय, ठीक है ना। अब आप सबको पता है विषयता जो है वो ज्ञान में किस संबंध से रहेगी,
गलत। एक मिनट ध्यान दीजिए, देखिए ज्ञान क्या है? विषयी है। एक मिनट सुनिए, ज्ञान क्या है? विषयी है, ठीक है ना? तो ज्ञान विषयी है तो उसमें विषयीता रहेगी। किस संबंध से रहेगी? स्वरूप संबंध से रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको विषयता को ले आना है ज्ञान में, ठीक। एक बार दृष्टांत के रूप में देखिए तो सीधा पता चल रहा है। घटवत भूतलम में घट प्रकार है, भूतल विशेष्य है। घटनिष्ठा क्या होगी और भूतल निष्ठा क्या होगी? विशेष्यता होगी, ठीक है ना? तो घटनिष्ठ प्रकारता भूतलनिष्ठ विशेष्यता में किस संबंध से जाएगी? निरूपितत्व संबंध है ना, जाती है, ठीक है ना? ये तो पता है आपको, प्रकारता निरूपिता विशेष्यता होती है। तो प्रकारता जो है वो निरूपितत्व संबंध है ना, किस में जाती है? विशेष्यता में जाती है। अब हमको ऐसा करना है कि प्रकारता जो है, घटनिष्ठा प्रकारता, उस प्रकारता को सीधे भूतल में ले आना है, मतलब विशेष्य में ले आना है, विशेष्यता में नहीं लाना है। किस में लाना है? भूतल में, विशेष्य में ले आना है। किस संबंध से आएगा? तो सीधा जब आपको, एक बात ध्यान दीजिए, रुकिए, ध्यान दीजिए, पहले क्या कर रहा हो, विषयता जो धर्म है उसको यदि आपको सीधे लाना हो वो धर्मी में, ठीक है ना? मतलब ताता वाले तो धर्म हो गए, विशेष प्रकारता विशेषता ये सब तो धर्म है, ठीक है ना? तो वो जो सीधे मतलब आपको लाना हो, धर्म का आश्रय जो है मतलब धर्मी, मतलब विशेषता का जो आश्रय है विशिष्ट, उसमें यदि आपको सीधे प्रकारता को ले आना है तो किस संबंध से आएगी? निरूपकत्व संबंध से आएगी। ध्यान दीजिएगा, किस संबंध से आएगी? निरूपकत्व संबंध से आएगी, ठीक है ना? मतलब घटनिष्ठ प्रकारता का निरूपक कौन होगा? भूतल होगा, ठीक है ना? प्रकारता जो है घटनिष्ठा प्रकारता, वो प्रकारता भूतल में निरूपकत्व संबंध से आएगी। यदि उस प्रकारता को विशेष्यता में ले जाना हो तो निरूपितत्व संबंध है ना, जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन विशेष्यता का आश्रय जो विशेष्य है उसमें ले आना सीधे प्रकारता को, तो किस संबंध से आएगी? निरूपकत्व संबंध से आएगी। बात समझ में आई? ठीक। तो ये तो क्या बोलेंगे? घटनिष्ठ प्रकारता निरूपकम भूतलम, निरूपकम भूतलम। आया कि नहीं आया? चलिए अब इसी प्रकार प्रकृति में आइए। विषयता को विषयीता में यदि ले जाना हो तो किस संबंध से जाएगी? निरूपितत्व संबंध से, इसमें तो कोई समस्या नहीं। विषयता को यदि विषयीता में ले जाना हो तो निरूपितत्व संबंध से जाएगी। लेकिन आपको अभी विषयता को विषयीता में ले जाना है। विषयीता का आश्रय जो विषयी है, मतलब कौन? ज्ञान है, ज्ञान है। विषयी कौन? मतलब ज्ञान ही तो विषयी होता है। ज्ञान का कोई विषय होता है और वो ज्ञान विषयी होता है, ठीक है ना? विषय वाला जो होता है वही विषयी है। तो विषयीता में ले जाना, विषयता को विषयीता में ले जाना हो तो किस संबंध से जाएगी? जैसे प्रकारता को विशेषता में ले जाना हो तो निरूपितत्व, उसी प्रकार विषयता को विषयीता में ले जाना हो तो निरूपितत्व संबंध से जाएगी। लेकिन हमको विषयीता में न ले जा करके सीधे हमको कहाँ जाना है? विषयी में ले जाना है, ज्ञान में ले जाना है, विषयी में ले जाना। जैसे वहां पर प्रकारता को सीधे विशेष्य भूतल में ले जा रहे थे, किस संबंध से? निरूपकत्व संबंध से। उसी प्रकार यहाँ पर भी विषयता को सीधे विषयी भूत जो ज्ञान है उसमें ले जाना है। किस संबंध से जाएगी? विवेक किस संबंध से जाएगी? हाँ, समझ में आ रहा है ना?
ठीक, वही पहले जो बात पढ़े हैं वही चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो निरूपकत्व संबंध से विषयता जो अम पदार्थ है वो निपूर्वक रूप धात्वर्थ एक देश ज्ञान में किस संबंध से आएगी? आया कि नहीं आया? अब आपको पूरा बोलना है, अनुमान प्रामाण्य निष्ठ विषयता निरूपकम ज्ञानम। यहाँ तक निपूर्वक रूप धात्वर्थ एक देश पर्यंत आए हैं अभी, फिर तदनुकूल व्यापार होगा तो घबराइए मत। अभी ज्ञान में अन्वय किए हैं तो वहां तक रुकिए। आया कि नहीं आया? बोलिए अश्विनी जी क्या हुआ यहाँ पर? ज्ञान पर्यंत बोलिए शब्द बोध। हाँ सही से समझे। चलिए बात सबको समझ में आ रही है? अल्पेश बोलो। क्या बोले? क्या बोले? फिर से बोलो अश्विन जी। क्या क्या? तो एक मिनट कहाँ गलत है? एक मिनट रुकिए, कोई मत बोलिए, अरे अल्लाह मत करिए। कहाँ गलती है बताओ, तुम बताओ अल्पेश, कहाँ गलती है? ऐसा बोले, हाँ तो कहाँ गलती है? क्या क्या? फिर से अरे देखो ध्यान से देखो, अनुमान प्रामाण्य ये प्रकृत्यर्थ है। अनुमान प्रामाण्य में दो चीज है, अनुमान प्रामाण्य एक पद है और अम एक पद है। प्रकृति अर्थ क्या है? अनुमान प्रामाण्य। अम पदार्थ क्या है? विषयता। वो प्रकृति अर्थ का प्रत्ययार्थ में अन्वय करना है, मतलब किसका किस में अन्वय करना है? अल्पेश बताओ। अनुमान प्रामाण्य का अन्वय कहाँ करना है? विषयता में अन्वय करना है। अल्पेश किस संबंध से करेंगे? हाँ तो फिर अब क्या बोलेंगे अनुमान प्रामाण्यम का? अरे अनुमान प्रामाण्यम इतने का ही पूछा। आया? अब उस विषयता का अन्वय कहां पर किया? ऐसा मत बोलो। निरूप्य घटकी भूत जो निरूप है, तदर्थ एक देश, तदर्थ जो ज्ञानानुकूल व्यापार, तदेक देश ज्ञान में अन्वय किया। सही से बोला करिए, है ना? ऐसे मत बोलिए एक देश तो बहुत कुछ, कहीं का एक देश होगा, उसमें थोड़ी ना अन्वय करना है। अरे यहाँ धातु अर्थ देखिए, धातु कितने इसमें आए हैं। एक तो आया निपूर्वक रूप एक, फिर दूसरी बार निपूर्वक रूप आया, तीसरी बार आप पूर्वक रभ आया है। तीन धातु है, तीन धात्वर्थ होंगे, तो फिर ऐसे कैसे ये धात्वर्थ एक देश कहने से उत्तर हो जाएगा? पूरा बोलो। निरूप्य पद घटकी भूत निरूपम निपूर्वक रूप धातु, तदर्थ जो ज्ञानानुकूल व्यापार, तदेक देश जो ज्ञान, उसमें अन्वय करना है। इतना स्पष्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ किस संबंध से करेंगे अल्पेश? अब क्या ज्ञान पर्यंत शब्दबोध बोलो। हाँ तो कहाँ गलत बोला हो इसमें? हाँ चलिए आ गया समझ में? कोई बात नहीं, होता है। जहाँ ना समझ में आए तुरंत ऐसे बोल दीजिए ताकि समाधान हो जाए, वरना फिर आप ऐसे ही कोई भी आपको कोई बोलता है, किसी को मैं पूछता हूँ और कहीं गलत आ रहा है तो तुरंत आप बताइए इधर गलत बोला है, ठीक है ना? शायद मेरा भी ध्यान ना हो, ऐसा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बता सकते आप। तो चलिए हो गया। अनुमान प्रामाण्य निष्ठ विषयता निरूपकम ज्ञानम, निरूपक ज्ञानम पूरा बोले, तोड़िए मत, ठीक हुआ? अब वो आगे ज्ञानानुकूल व्यापार तो था ही, बस आपको ध्यान देना है
कि उस विषयता का निरूपकत्व संबंधी है ना अन्वय हमने ज्ञान में किया है। ठीक है ना, बाकी आगे धातु अर्थ पूरा है उसको बोल ही देना है, उसमें रुकना नहीं है, केवल आपको समझ में आया इसलिए मैंने वहां रोक दिया। ठीक है ना। और उसके बाद लप प्रत्ययार्थ ध्वंसकालीनत्व है, तो ध्वंसकालीन पर्यंत आप शब्द बोध बोल जाए, मतलब कितने का शब्द बोध, अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य का शब्द बोध बोलिए। किसी को नहीं समझ में आया, करण बोलो तुम। हाँ आया, सही है। महाराज जी बोलिए। हाँ सही है ना, तो अश्विनी जी बोलिए। हाँ चलिए, ये हो गया, तो इतना बन गया निपूर्वक रूप धातु निरूप्य पर्यंत हो गया ध्वंसकालीन पर्यंत। ठीक, अब वो ध्वंसकालीनत्व का अन्वय कहाँ करना है वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी पहले इतना टुकड़े का शब्द बोध आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है ना, अपने पास दिमाग में रखिए। अब उसके बाद इतने अंश का करिए। अब व्याप्ति स्वरूप निरूपण आरभते, इतने का करना है। व्याप्ति इतने का करना है। अब इसमें आपको देखना है क्या क्या चीज है। एक है व्याप्ति स्वरूप निरूपण प्रकृति, ये पूरी प्रकृति है और उसका प्रत्यय है अम। ठीक है ना, उसके बाद है आंग पूर्वक रभ धातु, उसके बाद है त प्रत्यय। आया समझ में, बस इतनी चीज है। अब इसमें आपको व्याप्ति स्वरूप निरूपण, ये प्रकृति है, ये प्रकृत्यर्थ क्या है आपको पता है। व्याप्ति, ये पूरे का व्याप्ति स्वरूप, इसमें चूंकि विभक्ति लुप्त हो गए है, षष्ठी विभक्ति, इसलिए हम ज्यादा नहीं कर रहे कि इसमें षष्ठी का अर्थ क्या है, सब नहीं लगा रहे, आप सीधे समझ रहे। नी पूर्वक रूप धातु का अर्थ ज्ञानानुकूल व्यापार होता है, और व्याप्ति स्वरूप का विषयत्व संबंध है ना अन्वय, वही नी पूर्वक रूप का जो ज्ञान अर्थ है तदेक देश ज्ञान, उसमें अन्वय करना है। तो मतलब उसका पूरे का जोड़ के बोलेंगे व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार। कितने का अर्थ हुआ है, व्याप्ति स्वरूप निरूपण का ये अर्थ हुआ। प्रकृति जो हम की प्रकृति है ना, व्याप्ति स्वरूप निरूपण, उतने का अर्थ क्या हुआ, व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार। ठीक है ना। अब इसमें समस्त पद है तो इसमें तोड़ तोड़ के इसमें ये विभक्ति का ये अर्थ ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप इतने संक्षेप में समझ, जैसे अनुमान प्रामाण्य में सीधा आप समझ गए, अनुमान प्रामाण्य का अर्थ है अनुमान प्रामाण्य। ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी बोलिए, निरूपण मत बोलिएगा, ज्ञानानुकूल व्यापार बोलिए, और व्याप्ति स्वरूप के बाद विषय का बोल दीजिए, क्योंकि उसका ज्ञान में अन्वय करना है। व्याप्ति स्वरूप का ही तो ज्ञान है, तद अनुकूल व्यापार है। तो अम की प्रकृति कौन है, व्याप्ति स्वरूप निरूपण, उसका अर्थ क्या बोलेंगे विवेक। हाँ आवाज कम कम आ रही है। महाराज जी बोलिए, आपके साथी क्यों सही से जवाब नहीं दे रहे, दोनों एक ही फोन से पढ़ रहे, तो मतलब वो साथ में नहीं है आप दोनों। अरे राम, ऐसे थोड़ी न चलता है। अरे वो लगा लेना चाहिए ना, वो डबल हैंड्स फ्री जिसमें कनेक्ट होती है, एक मोबाइल में एक डाल दीजिए, फिर डबल हैंड्स फ्री जाती है उसमें। चलिए ऐसे थोड़ी ना होगा, सही से करिए, या तो फिर निकाल दीजिए आवाज़, तो फिर भी आएगी, वॉल्यूम फुल कर दीजिए और माइक्रोफोन में डाल दीजिए, आएगी शायद आवाज़। ऐसे तो कैसे समझ में आएगा। समझ में आ रहा है विवेक, चलिए तब कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये हो गया, तो व्याप्ति स्वरूप निरूपणम ये है ना।
तो व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार ये प्रकृति अर्थ हुआ। अम प्रत्येकार्थे विषयत्व, विषयत्व अर्थ ही है, ठीक। और आगे आंग पूर्वक रभ धातु है, उसका अर्थ क्या है? आद्य कृति अर्थ है, ठीक है ना। और त प्रत्यय है, त प्रत्यय का अर्थ क्या है? आश्रयत्व अर्थ है, ठीक है ना। बस आपको सब पद के अर्थ तो पता ही है, अब केवल जोड़ना है। अब देखिए, व्याप्ति स्वरूप निरूपण विषय का आद्य कृति है। देखिए आद्य कृति जो है, कृति मतलब प्रयत्न, तो कृति देखिए आपको सबको कहीं ना कहीं पाठ में पढ़ाया है कि ज्ञान इच्छा कृति ये सबके कोई ना कोई विषय होते हैं, निर्विषयक नहीं होते हैं, है ना। अब मुझे कृति है लेकिन विषय नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा, कोई ना कोई कृति का विषय रहेगा ना। आप कहेंगे मुझे ज्ञान हो रहा है, अरे भाई किसका ज्ञान हो रहा है? ज्ञान का भी तो कोई विषय होगा, ऐसे थोड़ी ना कोई मतलब ज्ञान हो रहा है हवा में। उसी तरह इच्छा हो रही तो इच्छा का भी कोई विषय होगा कि मुझे लड्डू खाने की इच्छा है, वो खाने की इच्छा है, तो खाने का भी तो कोई, वो इच्छा का भी तो कोई विषय होगा, निर्विषय में इच्छा थोड़ी ना होगी। उसी प्रकार आद्य कृति जो आंग पूर्वक रभ धातु का अर्थ है, उसका भी अर्थ क्या, वो उसका अर्थ क्या है? आद्य कृति आंग पूर्वक रभ धातु का। तो वो आद्य कृति का भी विषय कौन है? उसका भी कोई विषय होगा, कृति का भी। तो कौन है उसका विषय? तो ध्यान दीजिएगा, व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार, ये जो आद्य कृति है, गंगेशोपाध्याय जी की आत्मा में जो कृति रहे, वो कृति का विषय कौन है? व्याप्ति स्वरूप निरूपण विषयक, निरूपण ही उसका विषय है। ज्ञानानुकूल व्यापार जो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार है, वही उस कृति का विषय है, ठीक है ना। जैसे कुलाल में कृति होती है, तो घटोत्पादी वो कृति का विषय क्या होता है? घटोत्पत्ति, घट कृति, घट विषयणी कृति है, तो कृति का विषय कौन हुआ? घट हुआ। उसी प्रकार व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार विषयणी कृति है ना। शब्द प्रयोगात्मक जो व्यापार है तद विषयणी कृति है, तो उस कृति का विषय कौन होगा? व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार, ये पूरा उसका विषय है कि नहीं। तो ये विषयता किसमें रहेगी? अश्विनी जी बताइए, किसमें रहेगी? हाँ, व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार में रहेगी विषयता। किस संबंध से रहेगी? जय किशन, जय किशन कहाँ है? जय किशन नहीं है क्या? जोड़ो उसको, बीच में कट हुआ था ना कुछ, बीच में आवाज आ रही थी। करण, कहाँ है जय किशन? कहाँ चले गए थे? कहाँ? 1 घंटा हुआ, अभी तो 53 मिनट हुई, 1 घंटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं। बाकी सब लोग है कि नहीं है? नाराज जी, चलिए सब है। अब चलिए, तो क्या बता रहे थे? हाँ, आद्य कृति का विषय कौन है? अल्पेश, हाँ ये है। तो विषयता किसमें रहेगी? व्यापार में रहेगी विषयता, ठीक है ना। किस संबंध से रहेगी? स्वरूप संबंध से रहेगी। अब बस उसी तरह से देखना है, वो देख विषयता उसमें स्वरूप संबंध से विषय में रहती है, समझ में आया। लेकिन यदि विषय को विषयता में ले जाना हो, सब जगह के लिए विषय को विषयता में ले जाना हो, तो किस संबंध से जाएगा?
हैं? विषय जो व्याप्ति स्वरूप निरूपण जो विषय है, मतलब व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार, ये पूरा विषय है। उसको विषयता में ले जाना हो तो किस संबंध से जाएगा विवेक? आधेयत्व संबंध से जाएगा, ठीक है ना। तो आधेयत्व संबंध से जाएगा। कौन बोला था निरूपकत्व संबंध से? नहीं समझ में आया? तो आधेयत्व संबंध ने कहा तो था, अभी पूरा प्रपंच समझाया था कि अनुयोगी वृत्ति जो धर्म होता है वही संबंध होता है। अनुमान प्रामाण्यम में क्या किए थे? अनुमान प्रामाण्य को द्वितीयार्थ जो विषयता थी उसमें निष्ठत्व संबंध न ले गए थे। तो यहाँ पर भी वही है, हम प्रत्ययार्थ क्या है? विषयत्व है, और प्रकृति अर्थ है व्याप्ति स्वरूप विषय ज्ञानानुकूल व्यापार। तो प्रकृति अर्थ प्रत्ययार्थ में किस संबंध से जाएगा अल्पेश? हाँ, तो क्या बोलेंगे? व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार निष्ठ विषयता। बना कि नहीं बना? इतना बन गया। अब उस विषयता का अन्वय आपको करना है किसमें? आंग पूर्वक रभ धातु का अर्थ जो आद्य कृति है उसमें आपको अन्वय करना है। अब ध्यान दीजिए, ज्ञान इच्छा कृति के विषय होते हैं, और ये तीनों क्या होते हैं? विषयी होते हैं। ज्ञान जैसे विषयी है उसी तरह इच्छा को भी विषयी कहते हैं, और आद्य कृति जो होती, कृति भी विषयी होती है। तो विषयी जो है उसमें विषयिता रहती है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर व्याप्ति स्वरूप निरूपणम में जो अम प्रत्यय है उसका अर्थ क्या है? विषयता। उस विषयता का अन्वय यदि मान लीजिए विषयिता में करना हो तो किस संबंध से करेंगे? निरूपितत्व संबंध न करेंगे। लेकिन हमको विषयिता में न करके विषयिता का आश्रय जो विषयी है, मतलब आद्य कृति है, आंग पूर्वक रभ धातु का अर्थ, उसमें करना है। तो किस संबंध से करेंगे? हाँ, अब सही आया, निरूपकत्व संबंध होगा, ठीक है ना। तो व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार निष्ठ जो विषयता, विषयता, उस विषयता का अन्वय कहाँ करना है आपको? आंग पूर्वक रभ धातु अर्थ जो आद्य कृति है उसमें करना है, ठीक। तो चलिए, तो निरूपकाद्य कृति ऐसा बोल देंगे, ठीक है ना। तो व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार निष्ठ विषयता निरूपकाद्य कृति। आया समझ में? ठीक है ना। तो और उसके बाद है आख्यात त प्रत्यय। उसका क्या अर्थ होगा? आख्यात अर्थ क्या होगा? आश्रयत्व, ठीक है ना। उस आश्रयत्व का स्वरूप संबंध है न अन्वय। आश्रयत्व जो है वो स्वरूप संबंध है ना किस में रहेगा? आश्रय में रहेगा। हाँ, गंगेशोपाध्याय में ग्रंथकार में रहेगा। वो ग्रंथकार में रहेगा, उसका तात्पर्य ग्रंथकारी आत्मा में रहेगा। तो ये मत करिएगा उसके मांसपिंड में रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आश्रयत्व जो है वो कृति का आश्रयत्व कहना है। तो कृत्याश्रयत्व चूंकि आत्मा में ही रहती है ना कृति। किस संबंध से रहती है कृति? आत्मा में, ठीक है ना, आत्मा में ही रहती। इसलिए आपको आश्रयत्व को भी स्वरूप संबंध से आत्मा में ही रखना है। बात समझ में आई? तो चलिए, आद्य कृत्याश्रय, ठीक है ना। आद्य कृत्याश्रय ग्रंथकार, सीधे हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करना है बीच में, ठीक है ना। आद्य कृत्याश्रय ग्रंथकार, और कृत्याश्रय बोलिए, कृत्यधिकरणम बोलिए, कृतिमान बोलिए, तीनों एक ही चीज है। घटवद बोलिए, घटाधिकरण कहिए, घटाश्रय कहिए, सब भूतल ही होता है। क्या नहीं समझ में आया?
देखिए ध्यान फिर से एक बार देखिए, व्याप्ति स्वरूप निरूपण जो है ना, उसका अर्थ है क्या है? ज्ञानानुकूल व्यापार, ये अर्थ है। अम प्रत्यय का अर्थ क्या है? वो प्रकृति अर्थ का प्रत्यय अर्थ में किस संबंध से अन्वय होगा? अश्विनी जी बोलेंगे। व्याप्ति स्वरूप निरूपण जो है प्रकृति अर्थ क्या है? व्याप्ति स्वरूप विषय ज्ञानानुकूल व्यापार, उसका अन्वय आपको अम प्रत्ययार्थ विषयता में करना है। किस संबंध से होगा? तेरी की कहां से निरूपित तत्व संबंध में होगा? आप सब समझ गए कि आपको भी नहीं समझ में आया बाकी को? हाँ तो बताओ इसको, इनको बताओ यार, कोई विवेक बताओ। क्या आ गया भाई? हमको नहीं आया, आपको आ गया। आया समझ में? ठीक, देखिए व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार है, प्रकृति अर्थ है, उसमें विषयता रहती है। आद्य कृति का विषय कौन है? व्याप्ति स्वरूप निरूपण। संक्षेप में बोलिए, उसको लंबा चौड़ा बोलने में ही गड़बड़ा रहे। आद्य कृति का विषय कौन है? व्याप्ति स्वरूप का निरूपण, ठीक है ना? तो व्याप्ति स्वरूप निरूपण जो है वो आद्य कृति का विषय है। तो विषयता किसमें रहेगी? व्याप्ति स्वरूप निरूपण में रहेगी। किस संबंध से रहेगी? स्वरूप संबंध से रहेगी, ठीक है ना? अब हमको करना क्या है? व्याप्ति स्वरूप निरूपण जो है उसको अम प्रत्ययार्थ विषयता में ले जाना है। अभी आपने बताया कि विषयता वो व्याप्ति स्वरूप निरूपण जो विषय है उसमें किस संबंध से? स्वरूप संबंध से रहेगी। लेकिन हमको विषय को विषयता में ले जाना है। तो अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध, जो कि अभी अनुमान प्रामाण्यम पद में बताया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी विषयता जो है वो व्याप्ति स्वरूप निरूपण में रह रही है। तो एक आधार है, एक आधेय है। आधेयत्व किस में रहेगा? आधारत्व किस में रहेगा अश्विनी जी? आधे ने आधेयत्व, हाँ किस में रहेगा? विषयता में। अरे भाई विषयता जो है वो व्याप्ति स्वरूप निरूपण में रह रही है। तो कौन आधार है, कौन आधेय है? अरे विषयता जो है वो व्याप्ति स्वरूप निरूपण में रह रही है, घट भूतल में रह रहा है। तो कौन आधार है, कौन आधेय है? अरे घट भूतल में कहाँ विषयता और कर रहे हैं? घट भूतल में रहता है तो कौन आधार है, कौन आधेय है? उसी प्रकार विषयता जो है वो घट स्थानापन्न है, घट की तरह है वो। और व्याप्ति स्वरूप निरूपण जो है वो भूतल है, समझ के रखिए। तो कौन किस में रह रहा है? व्याप्ति स्वरूप निरूपण में रह रहा है, सही से बोलिए। तो आधेर कौन हुआ, आधेय कौन हुआ? हाँ, और हाँ ठीक आया समझ में।
आधेयत्व किस में रहेगा, आधारत्व किस में रहेगा? ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अभी देखिए, व्याप्ति स्वरूप निरूपण जो प्रकृति अर्थ है उसको आपको कहाँ ले जाना है? अम प्रत्ययार्थ जो विषयता है उसमें ले जाना है। बीच में लोग मत बोलिए, डिस्टर्ब हो रहा है। अम प्रत्ययार्थ जो विषयता है उसमें ले जाना है, ठीक है ना। अब किस संबंध से लिया जाए? तो अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। तो अभी देखिए, आप व्याप्ति स्वरूप निरूपण का विषयता में अन्वय कर रहे, तो शाब्द बोध में अनुयोगी कौन हुआ? व्याप्ति स्वरूप निरूपण को आप ले जा रहे विषयता में, तो अनुयोगी कौन हुआ? विषयता हुई, ठीक है। अनुयोगी में कौन सा धर्म रह रहा है, आधेयत्व की आधारत्व? आधेयत्व रह रहा है, तो वही तो संबंध है, वही तो कहा अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। तो कौन? वही संबंध है, वही निष्ठत्व संबंध है। इसलिए क्या बोला? व्याप्ति स्वरूप निरूपण निष्ठ विषयता। बोले कि नहीं बोले? ठीक है ना, थोड़ा अभ्यास करिएगा तो आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है, वही बात है, केवल ध्यान से लगाना है। कभी थोड़ा भी ध्यान इधर उधर होगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए बाकी लोग समझ गए ना? चलिए, तो अब व्याप्ति स्वरूप निरूपणम में जो अहम का अर्थ हो गया विषयता, ठीक, उस विषयता का अन्वय आपको कहाँ करना है? आंग पूर्वक रब धात्वर्थ जो आद्य कृति है, वो आद्य कृति में आपको क्या करना है? अन्वय करना है, ठीक है ना। क्या करना है? अन्वय करना है आपको। तो चलिए करिए अन्वय। तो किस संबंध से करेंगे अश्विनी जी? हाँ, निरूपकत्व संबंध है ना। कहा था ना पहले, प्रकारता को यदि विशेषता में ले जाना हो तो निरूपितत्व संबंध देना होगा, लेकिन प्रकारता को सीधे विशेष्य में ले जाना हो तो किस संबंध से होगा? उसी प्रकार यहाँ पर भी विषयता को विषयिता में ले जाना हो तब तो निरूपितत्व संबंध होता, लेकिन हमको विषयता को सीधे विषयी जो आद्य कृति है उसमें ले जाना है, तो किस संबंध से होगा? हुआ ही बात समझ में? तो अभी इतने का बोलिए, आंग पूर्वक रब धातु अर्थ पर्यंत बोलिए, व्याप्ति स्वरूप निरूपण से चालू करके। तो व्याप्ति स्वरूप निरूपण निष्ठ आद्य कृति ही, यहां तक हो गया, ठीक है ना। संक्षेप में बोलना हो तो व्याप्ति स्वरूप निरूपण निष्ठ विषयता निरूपकाद्य कृति ही, ये संक्षेप में हो गया। और व्याप्ति स्वरूप निरूपण का जैसे बोलने का कहा है वैसे अभ्यास करिएगा। अभी चूंकि एक बात घुस न जाए कहीं, वो मतलब उसमें भी विषय का आएगा तो घुमा देंगे कि दो बार कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में बुलवा रहा हूँ। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अभ्यास वही करेंगे, अभी संक्षेप में बता दे रहा हूँ। तो व्याप्ति स्वरूप निरूपण निष्ठ विषयता निरूपकाद्य कृति, इतना बन गया। वो आद्य कृति का आश्रय कौन है? ग्रंथकार गंगेशोपाध्याय जी है, ठीक है ना। तो सीधे आपको जाना है आद्य कृत्याश्रय गंगेशोपाध्याय, ठीक है ना। तो आख्यातार्थ आश्रयत्व है, वो आश्रयत्व का स्वरूप संबंध है ना, उसमें अन्वय हो जाएगा। किसमें? ग्रंथकार में। हाँ, तो वो बस ग्रंथकार में कहिए तो वही बात है, गंगेशोपाध्याय कहिए तो वही बात, सब लोगों को समझ के रखना है, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। तो क्या बोलेंगे? ये आद्य कृत्याश्रय ग्रंथकार, आद्य कृतिमान ग्रंथकार, ऐसा बोल दीजिए, ठीक। तो अब आरभते ग्रंथकार पर्यंत बोलना है, व्याप्ति स्वरूप निरूपण से लेके। बोलिए, व्याप्ति स्वरूप निरूपण निष्ठ विषयता निरूपक आद्य कृतिमान ग्रंथकार। आई बात समझ में? आज ही आई तो सही। तो लोग बोलिए, करण बोलो। आद्य कृत्याश्रय ग्रंथकार, सही है। चलिए, आई बात समझ में? जय किशन बोलो।
चलिए, आया समझ में? महाराज जी बोलिए। सम्यक सम्यक, बहुत अच्छा। चलिए, अल्पेश बोलो। अश्विनी जी बोलिए। बोलो विवेक। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, सब लोग समझ गए तो ऐसा हुआ, ठीक है ना? इसका शब्द यहाँ तक का, इतने का शब्द बोध। अब आपको वो पहले वाला जो ध्वंसकालीन तो था ना, महापर्वंत बोले थे। करण बोलो, अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य, इतने का बोलो, धीरे धीरे बोलो। यहाँ तक हुआ था निरूप्य का, ठीक है ना? वो ध्वंसकालीन का, ध्वंसकालीनत्व का अन्वय कहाँ करना है? व्याप्ति स्वरूप निरूपण के साथ करना है। मतलब आप बोल रहे हैं ना, व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार, वो व्यापार के साथ यहाँ ध्वंसकालीनत्व का अन्वय करना है। ठीक हुआ? मतलब क्या बोले, वो साथ में जोड़ के बोलेंगे तो कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है ना? ये लेकिन आपको समझ के रखना है, वो ध्वंसकालीनत्व का अन्वय कहाँ है? व्याप्ति स्वरूप निरूपण के साथ है। मतलब व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार के साथ है, ठीक है ना? अब पूरा साथ में जोड़ के बोलना है। एक बार में बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर सबको बारी बारी से बोलना है। अभ्यास करिए बोलने का। अनुमान प्रामाण्य निष्ठ विषयता निरूपक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार निष्ठ विषयता निरूपकाद्य कृतिमान मूलकार ग्रंथकार। आया सबको समझ में? कहीं चलो बोलो, एक एक बारी बारी से बोलना चालू करो। जय किशन चालू करो। हाँ, चलिए आगे सब लोग नहीं बोलेंगे। देखिए, एक बार मैं कह दे रहा हूँ, जब कहूँ ना, सब लोग बारी बारी से बोलिए, तो छोटे से चालू करेंगे, है ना? एक एक का नाम ना लेना पड़े बार बार। तो देखिए, छोटे से सबसे पहले जय किशन आएगा। जब क्रम से कहूँ तब ऐसे करना है, वरना मैं नाम लेके ही कहता हूँ। तो जय किशन सबसे छोटा है, उसके बाद अल्पेश, उसके बाद करण आएगा, उसके बाद विवेक, विवेक ही आएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद वो आएगा, अश्विनी जी आएंगे आप। उसके बाद महाराज जी आपको बोलना है, इस क्रम से चलना है, ठीक है ना? तो चलिए, जय किशन ने बोली है, बाद में कौन है बोलो। ठीक, सम्यक। उत्तम। ठीक, आगे अश्विनी जी आपकी बारी।
देखिए आपने निरूपक के बाद आद्य कृति अलग से कर दिया है ना, ऐसे नहीं करना। एक समस्त तो पूरा एक पद बनेगा, कहीं तोड़ना नहीं, एक लच्छे की तरह बोलना है पूरी चीज, ठीक है ना। तो बिना तोड़े बोलने का अभ्यास करिए, कहीं टूट ना जाए वरना गलत हो जाएगा भाई ये तो, ठीक है ना। बाकी सही है और कोई गलती नहीं है, लेकिन ये तोड़ना महापाप है। चलिए महाराज जी। ठीक, सही है। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छे, इसी तरह से करना है ना। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग पूरी पंचलक्षणी तोड़ तोड़ के पढ़नी है, ऐसा नहीं कि चले गए ऊपर ऊपर से देख के, है ना। ऐसे एक एक पंक्ति को समझते हुए चलना है। शब्द बहुत समझ में आया कि नहीं आया इसका, इसको अपने में से दिमाग में तो रखना ही है, उसको नहीं निकाल, लेकिन वो एक बार लिख लीजिएगा, आपने नोट हो ना उसमें, ऐसे कॉपी में एक बार ऐसे नोट कर लीजिएगा कि इस तरह का इस पंक्ति का शब्द बोध हुआ। तो संक्षेप में ये सब करते जाइए, साथ में काम आएगा। जब कभी भी आप पढ़ाएंगे तो आपको पूरा नहीं फिर देखना पड़ेगा, केवल इतना शब्द बोध देख लेंगे तो फिर सब पता चल जाएगा किसका किसमें अन्वय है, किस संबंध से है, कहाँ है, तो सब तो आ जा रहा है इसमें। तो इस तरह से करिए, है ना। ठीक, थोड़ा मेहनत करिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये हो गया। अभी देखिए एक बात इसमें ध्यान दीजिए, नन वित्यादिना, इतना ये पंक्ति में छूट रहा है अभी हमारे शब्द बोध में, छूट रहा है ना। यहाँ तक पूरा एक वाक्य है, आरभते नन वित्यादिना, यहाँ तक का ग्रंथ है। तो नन वित्यादिना को अभी इस शब्द बोध में जोड़ना है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नन वित्यादिना ये पंक्ति का प्रतीक लिया है ना, ननु इत्यादि, तो ये करके ये प्रतीक लिया गया है ननु का। ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति का ननु लिया गया है, ठीक है ना। इत्यादिना आरभते, ऐसा है ना। तो अब इसको जोड़ना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नन वित्यादिना जो है उसमें नन वित्यादि शब्द है और उसके बाद तृतीया विभक्ति है कि नहीं। नन वित्यादिना आरभते मतलब नन वित्यादि शब्दों के द्वारा आरभते, किम आरभते, व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते, ठीक है ना। मतलब व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार, शब्द प्रयोगात्मक व्यापार आरभते, ठीक है ना। तो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार क्या है, वो नन वित्यादि तो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार है। ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति ही, ये जो शब्द प्रयोग है यही तो व्याप्ति स्वरूप विषय ज्ञानानुकूल व्यापार है कि नहीं। तो चलिए, नन वित्यादिना में तृतीय विभक्ति दिख रही है आपको कहीं, ठीक है ना। हाँ, वो टाक ना हो गया है, सब कुछ बन गया है। तो वो जो तृतीय विभक्ति है, उस तृतीय विभक्ति का अर्थ है अभेद। क्या है, अभेद, ठीक है ना। क्या है अर्थ, अभेद, अभेद अर्थ है। जैसे मैं आपको कहूं धान्येन धनवान, ये प्रयोग देखिए, धान्येन धनवान, किसी को कहा गया कि ये भाई धनवान आदमी है, तो आप पूछेंगे कि भाई किस चीज से धनवान है, कैसे धनवान है। तो धान्येन धनवान, कोई आदमी है तो पशु ना धनवान, मतलब पशु के कारण। फिर विद्या धनवान, जो भी कह सकते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा धान्येन धनवान, ठीक है ना। तो अभी देखिए धान्येन में जो तृतीय विभक्ति है, वो तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है अभेद, ठीक है ना। सब तृतीय का अर्थ अभेद होता है, मेरा तात्पर्य नहीं है, इसलिए विशेष प्रयोग आपको ला के दिखाया, ठीक है ना। वरना बाणेन हतो वाली में बाणेन में तृतीय का अर्थ कहाँ अभेद है, करणत्व अर्थ होता है ना। तो ऐसा सब जगह के लिए नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए विशेष प्रयोग ध्यान रखेंगे तो सब जगह दृष्टांत में काम आएगा। क्या है, धान्येन धनवान, इसमें समझिए फिर नन्वत्यादिना में जाते हैं। तो धान्येन धनवान में धान्येन में जो तृतीय विभक्ति है
धान्य पदोत्तर टा विभक्ति, जिसके स्थान में इन हो गया है ना, तो वो तृतीय विभक्ति का अर्थ क्या है? अभेद। क्या है? अभेद, अभेद, ठीक है ना। उसका अन्वय क्या होता है? धान्य अभेद का धन में, धान्य का अभेद संबंध से धन में सीधी अन्वय होता है। तो कैसे होगा? धान्या भिन्नम यद धनम, धान्या भिन्नम यद धनम, मतलब धान्य से अभिन्न जो धन, पदवान, धान्य न धनवान का क्या तात्पर्य है? धान्या भिन्नम यद धनम, मतलब धान्य जो धन है, धान्य रूपी जो धन है, पदवान, यही कहना है ना। जैसे देवदत्त धान्येन धनवान अस्ति, ये हमने कहा, मतलब देवदत्त धान्य रूपी धन जो है पदवान है, उससे युक्त है। बात समझ में आई? समझ रहे सबको कि हम कर रहे केवल? हाँ, तो धान्य न धनवान, धान्य में जो धान्य पदोत्तर तृतीय विभक्ति है उसका अर्थ क्या है? अभेद, ठीक है ना। उस अभेद संबंध से धान्य का अन्वय सीधे कहाँ हो जाएगा? धन में अन्वय हो जाएगा। तो धान्य भिन्नम धनम तदवान, ऐसा हो जाएगा। हाँ, धान्य न धनवान का कोई शाब्द बोध पूछे तो क्या होगा? ठीक है ना। धान्य रूपी जो, धान्य भिन्नम धनम मतलब धान्य रूपी जो धन, तदवान। उसी तरह विद्या विद्या धनवान ऐसा कहें तो विद्या रूपी यद धनम तदवान, ठीक है ना। हाँ, ऐसे बात समझ में आई? तो यही तृतीय का अर्थ अभेद है। इतना समझ में आया दृष्टांत में? अब आइए नन वित्यादिना में भी, आदिना में तो नन वित्यादिना में जो तृतीय विभक्ति उसका अर्थ भी क्या है? अभेद है। क्या है? अभेद है, ठीक है ना। तो अब ये नन वित्यादि का तृतीय का अर्थ अभेद है। अब उसका अन्वय आपको करना है, नन वित्यादि का अभेद संबंध देना। जैसे यहाँ पर धान्य का अभेद है ना, अन्वय धन में किए थे ना, धान्य भिन्नम धनम किए थे, उसी प्रकार आपको नन वित्यादि का अन्वय अभेद संबंध से करना है। कहाँ पर करेंगे? हाँ, सही से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बोल रहे, रुकिए। व्याप्ति स्वरूप निरूपण, उसका क्या तात्पर्य बताए थे? व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार। तो व्याप्ति स्वरूप विषय जो ज्ञान, तदनुकूल व्यापार कहे थे, तज्जनक व्यापार कहे थे। वो व्यापार कैसा है? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार है। कौन शब्द है वो? ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति। तो नन इत्यादि जो शब्द है वही शब्द प्रयोग, वही तो व्यापार है, ठीक है ना। तो वो जो व्यापार है उसके साथ है नन इत्यादि का अभेद संबंध है ना, अन्वय हो जाएगा, उसके साथ अन्वय होगा। ध्यान, समझ में आया? तो नन इत्यादि जो ग्रंथ है, नन इत्यादि से तात्पर्य पूरे ग्रंथ में तात्पर्य, केवल ननु से तात्पर्य नहीं है, आदि से पूरा ग्रंथ आ गया। तो नन इत्यादि जो ग्रंथ है, आई बात समझ में? उससे अभिन्न जो व्यापार, वो ग्रंथ ही व्यापार है, शब्द प्रयोग वही व्यापार है, ठीक है ना। व्यापार लेखनात्मक भी हो सकता है, शब्द प्रयोगात्मक भी हो सकता है, लेखनात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल जो व्यापार है, हेलो, हाँ, चलिए यहीं से कट हुआ था। हाँ, तो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार जो है, तो नन इत्यादि जो वही शब्द प्रयोग है ना, नन इत्यादि, ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति, आदि से पूरा ग्रंथ ले लेना। तो ननु इत्यादि आदि से पूरा ग्रंथ समझेंगे आप। तो ननु इत्यादि जो ग्रंथ, ये प्रकृति अर्थ को समझिए, ठीक है ना। तृतीया का अर्थ अभेद किया है। अब किसके साथ अभेद अन्वय करना है? ननु इत्यादि ग्रंथ का व्यापार है, उसमें अभेद अन्वय करना है। मतलब आप क्या बोलेंगे? नन इत्यादि ग्रंथ भिन्नम भिन्न
व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार, यही व्यापार है ना, उससे अभिन्न है, मतलब वही है। ननु इत्यादि यही व्यापार है। व्याप्ति स्वरूप विषय का जो ज्ञानानुकूल व्यापार जो है वो क्या है? ननु, अनुमिति, हेतु इत्यादि जो पूरा ग्रंथ है यही है व्यापार। ठीक है ना? तो अभेदेन अन्वय हो जाएगा। जैसे धान्य रूपी जो धन, उसी तरह यहाँ पर ननु इत्यादि जो ग्रंथ है उससे अभिन्न जो व्यापार, और तादृश व्यापार विषय का आद्य कृतिमान ग्रंथकार, ऐसा था। फिर आगे जैसे था वैसे ही जोड़ना है, लेकिन आपको नन वित्यादि ना को कैसे जोड़ना है? नन वित्यादि ग्रंथा भिन्न व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार, ऐसे जोड़ के बोलना है। एक बार देखिए, मैं पूरा बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से बोलेंगे। अनुमान प्रामाण्य निष्ठ विषयता निरू, पूरे का बोल रहा हूं, पूरी पंक्ति का, आधा अधूरा नहीं। अनुमान प्रामाण्य निष्ठ विषयता निरूपक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन नन वित्यादि, ये ध्वंसकालीन भी वही व्यापार के साथ जुड़ रहा था। दो चीज जुड़ रही है, ज्ञानानुकूल व्यापार जो आगे आने वाला उसमें ध्वंसकालीनत्व भी, और ये नन वित्यादि ग्रंथ भिन्नत्व भी उसमें जुड़ेगा, अभेद भी जुड़ेगा। ठीक है ना? तो पूरा देखिए बोल रहा हूँ, पहले उसका ध्वंसकालीन पर्यंत बोल के नन इत्यादि ग्रंथ भिन्न बोल के फिर व्याप्ति स्वरूप निरूपण विषय जो पूरा बोल रहे थे वैसे बोलना है। एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सब लोगों को बारी बारी से बोलना होगा। अनुमान प्रामाण्य निष्ठ विषयता निरूपक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन नन्वित्यादि ग्रंथा भिन्न व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार निष्ठ विषयता निरूपकाद्य कृतिमान ग्रंथकार। बोलो, क्रम से बोलो सब लोग। हाँ तो बोलो ना, पहले पहले क्या कर रहा हूँ, तुमको ही तो बोलना है, क्रम से बोलने के लिए कहा था। फिर से बोलो। बोलो, सही है, सही है। चलिए सुनिएगा सब लोग, बोलो आगे अल्पेश। बोलो आगे। इसी तरह, एक मिनट, इसी तरह सब लोगों को बोलना है क्रम से। ठीक है? आज बस यही सब लोग बोल रहे शब्द बोल, तो फिर ये खत्म करना है, फिर कल से करेंगे, वैसे भी 6 बजने को आए। ठीक है ना? चलिए, इतना बहुत है।